दुनिया में अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो जाके न आए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आए वो जवानी देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10 नवाए उर्दू का MCQ क्वेश्चन। ये वन शॉट क्वेश्चन है जो आपके पूरे बुक की रिवीजन है, पूरे किताब की रिवीजन है। मुश्किल से 20 मिनट के या 25 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें आपके पूरे बुक का रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाए और सारे सवाल समझ में आ जाए। मैं जो भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, इससे पहले भी मैंने MCQ क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके ग्रामर पोर्शन से थे। आप सारे वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, स्किप किए बगैर देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्या है आसानी हो, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे, आप सारे सवालों के जवाब आसानी से दे पाए। तो जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ सब वीडियो को ज़रूर देखें, वो सारे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको CBSE 10th बोर्ड का सैंपल क्वेश्चन पेपर भी कराया है जो 2024-25 के हैं। तो अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास 10th का प्लेलिस्ट देखें। उसमें आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 के मिल जाएंगे, तो उसे ज़रूर देखें। उसे देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इस बार एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, उससे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन उससे ही आएगा। तो अब जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है आप ज़रूर देखें। और ये जो मैं एक नंबर के क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये वन शॉट रिवीजन है, पूरी बुक का रिवीजन है। तो आप पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखें। और आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करती हूँ। सबसे पहला सवाल है, अफसाना भोला के मुसन्निफ कौन है? क्योंकि आपको जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है, अफसाना भोला है। और अफसाना भोला किसने लिखी है? राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखी है। और भोला की एक माँ होती है, उसका नाम माया होता है, और वो क्या होती है, बेवा होती है, क्योंकि भोला के बाप का इंतकाल हो चुका होता। तो माँ बेटा होता है और उसके साथ उसके दादाजी रहते हैं। तो भोला क्या है, एक बच्चे का नाम है, और उसकी माँ है माया और उसके दादाजी हैं। और ये एक अफसाना है, और अफसाना किसने लिखी है? राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखी है। राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? तो 1915 में पैदा हुए। ठीक है, कब पैदा हुए? 1915 में पैदा हुए। भोला के यहाँ कौन आने वाला था? तो भोला के यहाँ भोला के मामा जी आने वाले थे। भोला के यहाँ कौन आने वाला था? भोला के यहाँ उसके मामा जी आने वाले थे। राखी बांधने के त्यौहार को क्या कहते हैं? तो राखी बांधने के त्यौहार को रक्षाबंधन कहते हैं। और भोला के मामा जी भोला की माँ को राखी बांधने आ रहे थे, क्योंकि भोला की माँ कौन है? भोला के मामा की बहन है। राखी बांधने के त्यौहार को क्या कहते हैं? रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षा के मायने क्या होता है? रक्षा के मायने होता है हिफाजत करना। हिंदू में एक त्यौहार होता है जो भाई अपनी बहन को राखी बांधता है, यानी वो इस बात की कसम लेता है कि वो अपनी बहन की हिफाजत करेगा। मंटू के खानदान का ताल्लुक कहाँ से था? तो मंटू के खानदान का ताल्लुक कश्मीर से था। आपने कई बार पढ़ा होगा कि मंटू के खानदान का ताल्लुक कश्मीर से था। मंटू के पहले अफसाने का नाम बताएं। तो मंटू का पहला अफसाना तमाशा है। क्या है? तमाशा। अफसाना नया कानून के मुसन्निफ कौन है? अब आपके किताब में अफसाना नया कानून है, उसके मुसन्निफ कौन है? तो सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू की विलादत कब हुई? तो सादत हसन मंटू की विलादत 1912 में हुई। कहाँ हुई? पंजाब में हुई। ठीक है। मंगो कुचवान क्या काम करता था? मंगो कुचवान तांगा चलाता था। सादत हसन मंटो का एक अफसाना है आपकी किताब में, नया कानून। तो नया कानून में एक किरदार होता है, मरकजी किरदार होता है, वो होता है मंगू कुचवान। और मंगू कुचवान क्या करता है? तांगा चलाता है। उस्ताद मंगू को किससे नफरत थी? उस्ताद मंगू को किससे नफरत थी? अंग्रेज से नफरत थी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज का ज़माना था और हिंदुस्तान में अंग्रेज क्या हुकूमत करते थे और हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म करते थे, हिंदुस्तानियों को मारते पीटते थे। तो उस्ताद मंगू को क्या है, अंग्रेज से बहुत नफरत थी। उस्ताद मंगू कौन था? उस्ताद मंगू कुचवान था जो तांगा चलाता था। ठीक है। अफसाना भीख के मुसन्निफ कौन है? आपने अफसाना भीख पढ़ा होगा, किसकी लिखी हुई है? हयातुल्लाह अंसारी की लिखी हुई है।
और उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रजनी, और उसके 4 भाई बहन होते हैं। तो रजनी अपने 4 भाई बहन को अकेले पाल रही होती है। और रजनी मिलाकर कितने भाई बहन है? 5 भाई बहन है। तो अफसाना भीख में उसी रजनी की कहानी है और उसके भाई बहन की कहानी है। और अफसाना भीख किसने लिखी है? हयातुल्लाह अंसारी की लिखी हुई है। इसलिए आपको कहती हूँ कि आप पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखिए, क्योंकि मैं एक एक चैप्टर के बारे में जो पढ़ाऊंगी तो उसके साथ मैं बहुत सारी बातें आपको बताती चलूंगी, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो आप स्किप किए बगैर अगर पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। हयातुल्लाह अंसारी कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में। अफसाना भीख के मरकजी किरदार का नाम बताएं। तो अफसाना भीख के मरकजी किरदार का नाम क्या? रजनी। मैंने आपको बताया थी कि रजनी एक लड़की है जो 12-13 साल की है और उसके साथ उसके 4 भाई बहन हैं, और बेचारी अकेले सब भाई बहन को पालती है और हमेशा भूखे और गरीबी उसे सताती है। रजनी के कितने भाई बहन है? रजनी के 5 भाई बहन है। मुहावरा बिजली गिरना के क्या मायने हैं? तो उम्मीद खत्म होना। जब रजनी अपने भाई बहन को लेकर पहाड़ी पर जाती है तो कैलाश एक आदमी होता है जो क्या है, पहाड़ी पर घूमने आता है। तो वो रजनी को देखता है कि रजनी अकेली है और उसके साथ एक भाई है। तो वो कहता है कि तुम कल पहाड़ी पर आ जाना, मैं तुम्हें काम भी दूंगा और रहने की जगह भी दूंगा। तो रजनी बहुत खुशी खुशी अपने सब भाई बहन को लेकर जाती है। लेकिन कैलाश जब देखता है कि इसके साथ 4 और भाई बहन है तो वो बहुत गुस्सा जाता और कहता है कि तुम अपने भाई बहन को लेकर चली जाओ, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे इतने भाई बहन हैं और मैं इतने बच्चे को नहीं रख पाऊंगा और इसका खर्च पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो रजनी के ऊपर क्या है? बिजली गिर जाती है, यानी उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। जब किसी शख्स की जिंदगी के हालात और वाकयात लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जब किसी शख्स की जिंदगी के हालात और वाकयात लिखे जाते हैं तो उसे सवाना कहते हैं। ठीक है। और अपने जिंदगी की कहानी जब हम खुद से लिखते हैं, अपने से लिखते हैं, तो उसे खुदनविश्त कहते हैं। ठीक है। कोई भी राइटर जब अपनी जिंदगी की कहानी अपने से लिखते हैं तो वो खुदनविश्त होती है। और जब हम किसी दूसरे की जिंदगी के हालात और वाकयात लिखते हैं तो वो सवाना होती है। हयात जावेद में किसकी सवाना हयात लिखी गई है? हयात जावेद में सर सैयद की सवाने लिखी गई है। ठीक है। और ये किसने लिखी है? अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। हयात जावेद में किसकी तसनीफ है? तो हयात जावेद अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। और हयात जावेद में किसकी सवाने लिखी गई है? सर सैयद अहमद खान की सवाना लिखी गई है। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश पानीपत में हुई। और कब हुई? 1837 ईस्वी में हुई। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके लिए कोर्स तैयार किया है। वो कोर्स आप ज़रूर लें। पूरी PDF फॉर्म में आपको कोर्स मिलेगी। आप जब चाहे जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं। अपने मोबाइल में पढ़ लें, अपने लैपटॉप में पढ़ लें। तो ये कोर्स मैंने PDF फॉर्म में तैयार किया है, या आप समझ लें कि ये एक ई बुक है। और इसमें आपके बुक के सारे सवाल और जवाब और जो उर्दू कवायद है, मुहावरा है, सब कुछ मैंने दिया है एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से। तो इस बुक का दाम 150 रुपीज़ है और मैं ये बुक अमेज़ॉन पे डाल रही हूँ ई बुक। अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर लें और इसका प्राइस ओनली 150 रुपीज़ है और आप हमसे भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी। अगर आपको कोर्स लेना होगा तो आप हमें इस नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। आपको करना यह है कि आप 150 रुपीज़ पेड कर दें और उसका पिक मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दें। मैं आपको उसका PDF भेज दूंगी जिसमें पूरे बुक की सवाल जवाब हर कुछ है जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपको काम आएगा। और आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आप एक ही डिवाइस पर सारी चीज़ का एक साथ रिवीजन कर सकते हैं, पूरी बुक का रिवीजन कर सकते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1837 ईस्वी में हुई और पानीपत में हुई। सर सैयद के भाई का क्या नाम था? तो सर सैयद के भाई का नाम सैयद मोहम्मद खान था। सर सैयद की बिस्मिल्लाह किसने पढ़ाई थी? शाह गुलाम अली साहब ने पढ़ाई थी। सर सैयद की बिस्मिल्लाह शाह गुलाम अली साहब ने पढ़ाई थी। ड्रामा किस जबान का लफ्ज है? तो ड्रामा यूनानी जबान का लफ्ज है। अरस्तु ने ड्रामे के कितने इज्जाए तरकीबी बताए हैं? तो अरस्तु ने ड्रामे के 6 इज्जाए तरकीबी बताए हैं। अच्छा, ड्रामा किसे कहते हैं ये भी आपको आ सकता है। तो ड्रामा का मतलब होता है करके दिखाना। ठीक है।
जब भी आप ड्रामे के बारे में सुनते हैं तो आपको स्टेज याद आ जाता है और उस पर दिखाया गया ड्रामा याद आ जाता है। तो ड्रामे के मतलब होता है करके दिखाना, या ड्रामे को नक्काली भी कहा जाता है। ड्रामा आजमाइश किसकी तसनीफ है? तो ड्रामा आजमाइश मोहम्मद मुजीब की तसनीफ है, यानी मोहम्मद मुजीब ने इसे लिखा है। चोरी और इसका कफ़ारा क्या है? चोरी और इसका कफ़ारा आप बीती है या खुद नविश्त। इसे आप बीती को खुद नविश्त भी कहते हैं। आप बीती को खुद नविश्त भी कहते हैं। तो गांधी जी ने अपनी जिंदगी की कहानी खुद से लिखी है, इसीलिए आप बीती या इसे खुद नविश्त कहते हैं। तो गांधी जी के आप बीती का नाम क्या है? तलाश हक। ठीक है, गांधी जी की आप बीती का नाम क्या है? तो तलाश हक। तलाश हक क्या है? गांधी जी की आप बीती है। चोरी और इसका कफ़ारा किसकी तसनीफ है? चोरी और इसका कफ़ारा किसने लिखा है? सैयद आबिद हुसैन ने लिखा है। और आपको ये भी बता दें कि गांधी जी ने जो ये आप बीती लिखी है, आप बीती का उनके नाम है। और आपको ये भी बता दें कि गांधी जी ने जो आप बीती लिखी है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये गांधी जी ने अपनी आप बीती लिखी है और उसका उर्दू तर्जुमा तलाश हक के नाम से सैयद आबिद हुसैन ने किया है। उसका उर्दू में तर्जुमा तलाश हक के नाम से सैयद आबिद हुसैन ने किया है। तो ये तलाश हक से थोड़ा सा हिस्सा लिया गया है, चोरी और इसका कफ़ारा। ठीक है, एक इक़्तिबास लिया गया है बड़ा सा। चोरी और इसका कफ़ारा किससे लिया गया है? तलाश हक से लिया गया है। और तलाश हक क्या है? गांधी जी की आप बीती है और गांधी जी ने इसे इंग्लिश में लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मजमून औरतों के हुकूक किसने लिखे हैं? तो सर सैयद अहमद खान ने लिखे हैं। औरतों के हुकूक मजमून किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद कब और कहाँ पैदा हुए? तो सर सैयद 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1817 में और दिल्ली में। सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? 1878 में। और आपको ये भी पता है कि मोहम्मद इकबाल को भी सर का खिताब मिला था। मखलूत ज़बान के मुसन्निफ कौन है? तो मखलूत ज़बान के मुसन्निफ मौलवी अब्दुल हक है। मुतरादिफ अल्फाज से क्या मायने हैं? यानी हम माने। कभी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग लफ्ज़ हो लेकिन मायने एक हो, तो उसे मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। आल अहमद सुरूर कब पैदा हुए? तो आल अहमद सुरूर 1911 में पैदा हुए। चकबस्त कब और कहाँ पैदा हुए? चकबस्त 1882 में फैज़ाबाद यूपी में पैदा हुए। कहाँ हुए? 1882 में फैज़ाबाद यूपी में पैदा हुए। चकबस्त की शख्सियत और शायरी पर मजमून किसने लिखा है? चकबस्त की शख्सियत और इनकी शायरी पर मजमून किसने लिखा? आल अहमद सुरूर ने लिखा है। बिस्मिल्लाह से तमत तक से क्या मुराद है? तो यानी शुरू से आखिर तक। बिस्मिल्लाह से यानी शुरू से, तमत तक यानी आखिर तक। दवाबीन की वाहिद लिखिए। दवाबीन क्या है? जमा है। और दवाबीन की वाहिद क्या होगी? दीवान। दीवान का जमा क्या होता है? दवाबीन। इब्न इंशा का असल नाम क्या है? इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान है। इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि मुसन्निफ कौन है? इब्न इंशा। इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि मुसन्निफ कौन है? इब्न इंशा। माहौल बचाइए मजमून के मुसन्निफ कौन है? माहौल बचाइए मजमून के मुसन्निफ मोहम्मद असलम परवेज़ हैं। और ये क्या है? साइंस और कुरान पर बातें करते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं मोहम्मद असलम परवेज़ के बारे में। जो वो बातें करते हैं, जो बताते हैं, वो साइंस और कुरान पर बताते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद कहाँ से आए थे? वो काबुल से आए थे। कहे है आज तेरे दर पर इस्तराब नसीब कि इस जहां से कोई खाकसार गुजरे है। ये शेर किसकी गज़ल से लिए गए हैं? तो ये शेर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के गज़ल से लिए गए हैं। क्योंकि आपको कोई भी शेर दे दिया जाएगा और इसकी तशरीह करने बताया जाएगा, तो जब आपको शायर का नाम मालूम रहेगा तभी आप इसकी तशरीह कर पाएंगे। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शेर की तशरीह कैसे करें, उसका पूरा मैं तरीका बताऊंगी। तो आपको शायर का नाम मालूम ज़रूर होना चाहिए कि ये शेर किस शायर की है, तभी आप शेर की तशरीह कर पाएंगे। कहे है आज तेरे दर पर इस्तराब नसीम कि इस जहां से कोई खाकसार गुजरे है। इस्तराब नसीम यानी, इस्तराब यानी बेचैन, और नसीम यानी हवा, यानी जो ये हवा है, ये जो बेचैन हवा हो रही है, तेरे दर पर से गुजर रही है और तुझे कह रही है कि इस जहां से कोई खाकसार गुजरे है, यानी इस दुनिया से कोई जा रहा है। तो आप तशरीह करने से पहले शायर का नाम लिखेंगे कि इसके शायर मोहम्मद
रफ़ी सौदा हैं और ये हमारी बुक नवाए उर्दू से ये शेर ली गई है। उसके बाद आप इसका तशरीह लिखेंगे। ये शेर किसके गज़ल से लिए गए हैं? ये शेर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के गज़ल से लिए गए हैं। वो उम्र खज़र भी कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, वो उम्र खज़र, खज़र अलैहिस्सलाम को क्या है? लंबी उम्र, तवील उम्र के लिए जाना जाता है, क्योंकि खज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत लंबी उम्र दी है। वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे और उनका काम यह है कि वो भूले भटके को रास्ता दिखाते हैं। वो उमर खज़र भी कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। शायर के कहने का मतलब ये है कि हमें खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह भी उम्र मिल जाएगी, तो हम जाते वक्त, दुनिया से जाते वक्त यही कहेंगे कि हम क्या रहे, अभी आए और अभी चले गए। तो इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? सनत तलमी का। जिस शेर में मजहबी या तारीखी वाक़या का बयान हो उसे सनत तलमी कहते हैं। तो यहाँ क्या है? मजहबी वाक़या का बयान किया गया है, ठीक है, तो इसे सनत तलमी कहेंगे। यानी इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। शाद अजीम आबादी के दीवान का क्या नाम है और कब शाये हुआ? तो शाद अजीम आबादी के दीवान का नाम है नगमाए अलहाम और ये कब शाये हुआ? 1938 ईस्वी में। लफ्ज़ नायाब के लगवी माने क्या हैं? जिसका पाना मुमकिन ना हो। नज़्म हकीकत हुस्न के मुसन्निफ का नाम बताइए। हकीकत हुस्न नज़्म किसने लिखी? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखी है और ये बहुत मशहूर नज़्म है। इकबाल कहाँ पैदा हुए? इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? तो अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी है। नज़म जलवाए दरबार दिल्ली कब लिखी गई? तो ये 1903 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई? 1903 ईस्वी में। जोशमली आबादी का पूरा नाम क्या था? जोशमली आबादी का पूरा नाम शब्बीर हुसैन खान था। नज़म गर्मी और देहाती बाजार के मुसन्निफ कौन है? जोशमली आबादी। आपकी किताब में नज़म गर्मी और देहाती बाजार, इसके मुसन्निफ कौन है? जोशमली आबादी है। लफ्ज़ रास्त गोई का मुतज़ाद क्या होगा? रास्त गोई यानी सच बोलना, ठीक है, तो इसका मुतज़ाद दरोग गोई यानी झूठ बोलना। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। नज़म आंधी के मुसन्निफ कौन है? नज़म आंधी के मुसन्निफ कैफी आज़मी है। नज़म ओ देश से आने वाले बता में केनान वतन किसे कहा गया है? केनान वतन किसे कहा गया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम केनान में पैदा हुए थे। नज़म हकीकत हुस्न में खुदा से किसने सवाल किया? तो खुदा से हुस्न ने सवाल किया। अगला क्वेश्चन है, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ये शेर किसकी गज़ल से ली गई है? तो ये शेर फ़ानी बदायूनी के गज़ल से ली गई है। कहा जाता है कि दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, क्योंकि दिल जब एक बार उजड़ जाता तो वो दोबारा नहीं बसता। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। यानी जब बस्ती उजड़ जाती है तो बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है, यानी बहुत वक्त लगता है तब बसती है। और दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, दिल जब उजड़ जाता तो दोबारा नहीं बसता। बस्ती तो बस भी जाती है लेकिन दिल नहीं बसता, ठीक है। ये शेर किसके गज़ल से लिए गए? तो ये शेर फ़ानी बदायूनी के गज़ल से लिए गए हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगी गुलजार उर्दू का वन शॉट यानी MCQ क्वेश्चन, जो गुलजार उर्दू के होंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खूब ढेर सारा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त है और ऐसे वीडियो की सब बच्चों को ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।